हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं सिद्धार्थ लाठा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग शब्द में संज्ञा और सर्वनाम के बाद में जो महत्वपूर्ण जो शब्द आते हैं, विशेषण शब्द, उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब ने विशेषण की परिभाषा या विशेषण शब्दों के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की जैसे अपन यहाँ पे बात आ गई, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, तो इसका मतलब इसमें दो शब्द निश्चित हो गए, एक विशेषण और एक विशेष्य। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिसकी विशेषता बतला रहे हैं वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बात आ गई लंगड़ा घोड़ा, तो यहाँ पर बात ध्यान करें तो घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है कि घोड़ा कैसा है, लंगड़ा है। तो यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि घोड़ा जो है वो तो विशेष्य है और लंगड़ा क्या है, विशेषण है। वैसे देखा जाए तो घोड़ा अपने आप में एक संज्ञा है, और किस प्रकार संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ घोड़े की विशेषता बतलाई गई है कि घोड़ा लंगड़ा है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें अपन विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें अपन विशेष्य कहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाती है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें अपन प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को अपन प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ पर बात ध्यान करें तो लड़का है, उसकी विशेषता तो कौन सा बतला रहा है, अच्छा। तो अच्छा तो हो गया विशेषण, और बहुत शब्द जो है वो क्या हो गया, प्रविशेषण। तो स्पष्ट हो गया कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें अपन विशेष्य कहते हैं। अब अपन यहाँ पर ध्यान करें तो विशेषण के भेद, इसको आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप समझ लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द वो विशेषण कहलाते हैं, विशेष्य क्या होते हैं और प्रविशेषण क्या होते हैं, ये ध्यान में आ जाए। उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप समझ सकते हैं। अब अपन ध्यान करें विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य 5 भेद होते हैं। इनको अपन यहाँ पर ध्यान करें तो इन 5 भेद में अपन ध्यान करते हैं तो पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा जो एक अलग विशेषण माना जाता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण को अलग से नहीं स्वीकार करते, लेकिन अगर ये परीक्षा में इस तरह का से पूछ लिया जाए तो अपने ध्यान में रहना चाहिए कि व्यक्तिवाचक विशेषण भी एक अलग से भेद माना जा सकता है। लेकिन वैसे मुख्य 4 ही भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण को एक अलग भेद मानते हुए गुणवाचक विशेषण में से ही उनको अलग किया गया है। इनको अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला अपन ध्यान करते हैं गुणवाचक विशेषण, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकृति आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ध्यान करें अच्छा, बुरा,
काला, मोटा, सुंदर, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब इन गुणवाचक विशेषण की भी यहाँ पर ध्यान करें तो इनके यहाँ पर 12 भेद अलग से बताए गए, लेकिन इन शब्दों को आपको 12 भेदों को तब जानने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों को याद रखने की आवश्यकता है। अच्छा, भला, बुरा, भद्दा, काला, गोरा, नया, पुराना, ये सब आपके ध्यान में रहने से। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा ये। ये शब्द आपके याद रहना चाहिए। गीला, सूखा, ये जो है इस तरह का। इनके बाद में गुणवाचक विशेषण के बाद में दूसरा भेद जो मुख्य रूप से आता है वो संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण की तरफ से अपन बात ध्यान करें, जो हमें संख्याओं का बोध करता है, किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करता है, वह संख्यावाची विशेषण होता है। अब जब संख्या की बात आ गई तो यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित, संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित। संख्या अगर निश्चित हो तब तो अपन उसको अपन निश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे, और संख्या अनिश्चित हो तो अपन उसे अनिश्चित संख्यावाची कहेंगे। जैसे 10, 5, 4 आदि जो है ये निश्चित संख्याएं, कुछ, कई, ये जो है अनिश्चित संख्यावाची होते हैं। तो इस तरह से संख्यावाची विशेषण होते हैं। संख्यावाची विशेषण के बारे में आप इनके बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके ध्यान में रहे। फिर तीसरा जो भेद आता है वो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा को दर्शाते हैं, निश्चित या अनिश्चित मात्रा, तो उन शब्दों को अपन परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अब मात्रा है वो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी होती है। इस प्रकार से अपन बात ध्यान करें तो परिमाणवाचक विशेषण के भी मुख्य 2 भेद हो गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। जैसे कोई कहे कि मुझे 4 लीटर दूध चाहिए, तो निश्चित मात्रा हो गई, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना। कोई कहे थोड़ा दूध चाहिए, अब थोड़े दूध का कोई से मतलब कोई नहीं है, थोड़े दूध की मात्रा निश्चित नहीं होती, कितना दूध चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित ये परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। फिर चौथा जो भेद है विशेषण का, वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है महत्वपूर्ण किस तरह से है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अपन संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है, यह है, वह है, उस, ये जो शब्द हैं ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो अपन इसमें यूँ कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो अपने सर्वनाम रूप में ही संज्ञा की विशेषता बतला देते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वास्तव में होते तो ये सर्वनाम ही हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द होते हुए भी ये संज्ञा की विशेषता बतलाकर विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर ध्यान करें, उस गेंद को फेंको। अब यहाँ पर गेंद जो है अपने आप में संज्ञा है, और उस शब्द जो है ये विशेषण है, सर्वनाम है। लेकिन गेंद से पहले लग करके ये गेंद की विशेषता बतला रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, निश्चित और बता रहा है, तो ये निश्चित सार्वनामिक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो अपन यहाँ पर ध्यान करें, संकेतवाचक वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे अपन संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये जो है इनको आप ध्यान करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि जब
सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह पंखा। अब यहाँ पर वह पंखा, तो पंखा है वो संज्ञा है और वह शब्द है वो सर्वनाम है, और यहाँ पर वह सर्वनाम न कहला करके सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब दूसरा अपन यहाँ पर देखें, उस पंखे को उतारो। अब वैसे देखिए तो उस यानी ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर पंखे से पहले लग करके ये संकेतवाचक सार्वनामिक बन गया है, इसको अपने लेंगे। कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति है वो भी संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा से पहले लिख करके यह सार्वनामिक विशेषण का या संकेतवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन ध्यान करके कह सकते हैं कि सर्वनाम जब संज्ञा शब्द से पहले लग करके जब वो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब एक और अपन यहाँ पर ध्यान करें, व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे देखा जाए तो व्यक्तिवाचक विशेषण अपने आप में कोई अलग से विशेषण नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। लेकिन कुछ विद्वान इसको अलग से मानते हैं और यहाँ पर इसलिए इसको अपन पांचवें भेद के रूप में अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान करें, अगर ये भेद नहीं दिया वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब इसके बारे में नहीं पूछा गया, आपको नहीं बताना है। लेकिन अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण दिया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इसी के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, इसलिए आपको व्यक्तिवाचक विशेषण की भी जानकारी रहनी चाहिए। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयोग होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और संज्ञा से पहले ही लग रही है। अब यहाँ पे ध्यान करेंगे, दोनों संज्ञा, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग हो रही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब विशेषण के रूप में प्रयोग होती है तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाती है। जैसे अपन यहाँ पर ध्यान करें, बनारसी साड़ी। अब साड़ी भी अपने आप में संज्ञा है और बनारसी, बनारस भी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो साड़ी की विशेषता बतला रही है बनारसी शब्द, इसलिए यहाँ पर ये बनारसी साड़ी जो है अपने आप में व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जयपुरी रजाइयाँ, रजाई अपने आप में संज्ञा शब्द है और जयपुरी शब्द है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयपुर से व्यक्तिवाचक संज्ञा से इसका विशेषण रूप बना है जयपुरी। बनारस से बनारसी, बीकानेर से बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक विशेषण का ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट टाइम में नहीं दिया हो, तो अपने को व्यक्तिवाचक विशेषण को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन जब व्यक्तिवाचक विशेषण आपको अलग से दिया हुआ हो तब अपने व्यक्तिवाचक विशेषण की भी जानकारी अपने ध्यान में आनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन ध्यान करें, जो विशेषण शब्द जो होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं भी होती है। अब अपन यहाँ पर ध्यान करें, ऐसे कौन कौन से विशेषण हैं जिनकी अवस्थाएं होती है, तो गुणवाचक और परिमाणवाचक, ये दो विशेषण ऐसे हैं जिनकी अवस्थाएं भी होती है। इनकी तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपने जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर और बेस्ट 3 डिग्रीज जो पढ़ रखे हैं, वही यहाँ पर इनकी तीन अवस्थाएं भी हैं। मूलावस्था में जो गुणवाचक विशेषण शब्द मूल रूप से जैसा है वैसा दिखाई देता है, तो मूलावस्था सुंदर, मूलावस्था। उत्तरावस्था ये तुलनात्मक अवस्था होती है, तो दो से जब तुलना की जाती है, उत्तरा में दो से तुलना, और उत्तमा में सबसे तुलना। तो ये ध्यान करें, मूलावस्था जैसे है वैसा ही, जिसमें कोई तुलनात्मक रूप से नहीं है,
लेकिन जब दो से तुलना की जाती है तब उत्तरावस्था, और जब सबसे तुलना की जाती है तब उत्तमा अवस्था होती है। तो ये तीन अवस्था होती है, ये भी केवल गुणवाचक और परिमाणवाचक की होती है। मूलावस्था सुंदर, जैसे यूँ कहा जाए राम सीता बहुत सुंदर है या सीता सुंदर है, तब केवल मूलावस्था। सीता गीता से सुंदर है, तब उत्तरावस्था। सीता सभी से सुंदर है, तब उत्तमा अवस्था। तो ये तुलनात्मक अवस्थाएं तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कई बार तर और तम प्रत्यय से भी इनको पहचानते हैं। तो उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो तर प्रत्यय लगा हुआ होता है वहाँ उत्तरावस्था, और जहाँ तम प्रत्यय लगा होता है उत्तमावस्था। तो ये भी तीनों अवस्थाएं, ठीक है ना। परिमाण, थोड़ा, इससे थोड़ा और सबसे थोड़ा, इस तरह से परिमाणवाचक की अवस्थाएं। तो परिमाण और गुणवाचक की अवस्थाएं तीन प्रकार की, ये तीन अवस्थाएं थी। आज अपन ने विशेषण की चर्चा की है, और अगले वीडियो में अपन विशेषण से आगे क्रिया की चर्चा करेंगे। पढ़ते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।